मैंने देखा माँ सुबह उठते ही अपनी फ्रांसीसी बहू को बातें सुना रही थी। अरे भाई, हम ये लड़की क्या ले आए, घर में तो नहुसत ही फैल गई। माँ क्या हुआ? मैं भी अपने कमरे से आंखें मलती बाहर आई तो माँ बोली, बस देख लो अंजना, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये फ्रांसीसी लड़की मेरे बेटे को डुबो देगी, इसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। पर तुम्हारे बाबा ही कहते थे कि ये लोग बड़े मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, हमारी नस्ल बदल जाएगी, नस्ल में एक सेहतमंद औलाद पैदा होगी। औलाद क्या पैदा करेगी ये छिपकली? अब देखो तो सही, दिन के 12 बज रहे हैं लेकिन महारानी अभी तक नहीं उठी। माँ की बात सुनकर मैं हंस पड़ी। माँ, तुम क्या समझती हो कि वो कोई आम हिंदुस्तानी लड़की है जो तुम्हारे कहने पर बर्तन धोए, सुबह सुबह उठकर सफाई करे और हांडी रोटी करे? भगवान के लिए ये बातें दिल से निकाल दो। वो लड़की फ्रांस से आई है, अंग्रेज है। माँ बाप भले ही उसके इंडियन है लेकिन वो पली बड़ी तो वहीं पर है ना, है तो विदेशी ही। और वैसे भी उनकी रस्म रिवाज अलग ही होंगे। हम अगर घर में कामवाली रख लेते हैं तो हमें आसानी होगी। भाई के पास तो बहुत पैसा है, उनकी पत्नी भी बहुत उड़ाती है। उन्हें कहो कि वो पैसे दें ताकि हम एक कामवाली रखें। माँ मेरी बात सुनकर और चिढ़ गई। क्यों भाई, बहू को घर में क्या 100 पीस बनाकर लाया जाता है? उसे काम के लिए ही तो लाया जाता है, वही करेगी काम। माँ ये बातें कर ही रही थी, फिर बोली, जाकर उसे उठाकर लाओ, काफी देर हो गई है। मैं भाभी के कमरे की तरफ चल पड़ी। माँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई। दरवाजे के बाहर पड़े अदरक के ढेर सारे छिलके देखकर माँ का पारा और चढ़ गया था। इस लड़की को देखो, घर में काम करने की बजाय बस गंदी डालती रहती है। अरे अदरक अपने कमरे में लेकर कौन जाता है? माँ ने ये कहकर कमरे का दरवाजा जोर से बजाया। देखो तो सही, इतनी सारी अदरक इसने बर्बाद कर दी। माँ बहुत गुस्से में लग रही थी। माँ, हमने क्या करना है अदरक का? मैंने गौर से देखा तो वो लगभग पाव अदरक के छिलके थे जो भाभी ने अपने दरवाजे के बाहर फेंके हुए थे। मैंने उठाकर देखा, उनमें से अदरक अलग की गई थी। माँ कहने लगी कि मैं इसे कहूंगी कि इतनी फिजूल खर्ची ना करे। इतने में भाभी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो तो बहुत तो खुश लग रही थी। ऐसा लगता नहीं था कि वो सोई हुई थी, बल्कि यूं मालूम होता था जैसे वो कोई भारी भरकम काम कर रही हो। उनका सांस भी फूला हुआ था, चेहरे पर खुशी बहुत थी। और भैया घर पर नहीं थे। मुझे ये देखकर अजीब सा लगा। मैंने भाभी की तरफ एक उतरती सी नजर डाली और पूछा, क्या हुआ भाभी? लगता है आप एक्सरसाइज कर रही थी। अरे नहीं, मुझे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? उन्होंने बड़े ही गौर से मुझे देखते हुए जवाब दिया, मैं नाभि में अदरक के टुकड़े रखती हूँ, इससे मैं पतली हो जाऊंगी। तुम भी रखा करो, बड़ा आराम मिलता है। और वैसे भी लड़कियों को तो अदरक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। भाभी ने अदरक के छिलकों पर नजर पड़ते ही अपनी सफाई में ये बातें कही तो मैं समझ गई कि भाभी ऐसा क्यों कह रही है। ठीक है, मैं तो ऐसा कर लूंगी, आप फिलहाल आकर नाश्ता करें। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। भाभी ने वो अदरक के छिलके मुझे साफ नहीं करने दिए। हालांकि भाभी हर काम मुझसे करवाती थी, लेकिन वो अदरक के छिलके उन्होंने मुझे उठाने नहीं दिए। बोली कि मैं खुद इन्हें जाकर डस्टबिन में फेंक दूंगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मजबूरन मैं और माँ दोनों ही वहां से आ गई। मैं जब वापस अपने कमरे में आई तो माँ और भाभी की आवाजें आ रही थी। माँ भाभी से कह रही थी कि तुमने इतनी सारी अदरक क्यों बर्बाद कर दी। भाभी खामोशी से नाश्ता करने में बिजी थी। कहने लगी कि माँ जी, आपको जितनी अदरक चाहिए मुझे बता देना, मैं बाजार से जाकर ले आऊंगी। लेकिन हम फ्रांसीसी औरतें अदरक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ही करती हैं, बस इसीलिए मैं अपने कमरे में ले गई थी। न जाने क्यों मुझे भाभी की बातों में एक झूठ सा महसूस हो रहा था। लगता था जैसे वो बात कुछ और करती है और काम कुछ और करती है। अभी मैं अपने कमरे में थी कि घर के दरवाजे की बेल बजी। मैं फौरन ही बाहर गई क्योंकि माँ किचन में थी। सामने एक आदमी खड़ा था सफेद यूनिफॉर्म में। मैंने पूछा, कौन हो? कहने लगा, मैं कुरियर वाला हूँ। सूजी नाम की किसी लड़की ने यहाँ पर अदरक का ऑर्डर किया था, वही देने के लिए आया हूँ। हे भगवान, भाभी सुबह शाम क्या अदरक खाती है? मैंने दिल में सोचा। इतने में भाभी खुद भी किचन से बाहर आ गई। उस आदमी की तरफ देखकर बोली, भाई संतोष, मैंने आपको मना भी किया था कि आप इस वक्त पार्सल देने मत आना, मगर आप फिर भी इसी टाइम पर आ गए। इन्होंने बड़े अजीब से अंदाज में उस आदमी से बात की थी। फिर वो सफेद रंग का शॉपर लेकर अपने पास रख लिया। उसके पास दिए हुए एक कागज पर दस्तखत किए और अपनी अदरक वाली थैली को लेकर अंदर आ गई। मुझे वो कहीं से भी अदरक मालूम नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि भाभी ने ये बात कह दी थी तो अब उन पर यकीन करना तो बनता था। मैं ये तो नहीं कह सकती थी कि तुम झूठ बोल रही हो। भाभी अदरक लेकर अंदर कमरे में चली गई। माँ ने मुझसे पूछा कौन था, तो मैंने उन्हें सारी दास्तान सुना दी।
माँ कहने लगी कि ये लड़की भी कितनी बेवकूफ़ है, ऑनलाइन अदरक कौन मंगाता है। अगर कुछ मंगवाना ही था कोई और चीज मंगवा लेती। अदरक तो हम लोग खुद रेडी वाले से लेते हैं। यहाँ पर क्या रेडी वाले मर गए हैं जो इसने अदरक के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया? इतने पैसे कहाँ है मेरे बेटे के पास? माँ ये बातें कर ही रही थी कि भाभी कमरे से बाहर आ गई। तुम्हारी अदरक कहाँ गई? माँ ने तंज भरे अंदाज में पूछा। वो तो मैंने अपने कमरे में रख दी, मैं सिर्फ रात को इस्तेमाल करती हूँ, दिन में इस्तेमाल नहीं करती। तो तुम किचन से ले जाती अदरक, किसी चीज की कमी तो नहीं है यहाँ पर? माँ के कहने पर भाभी ने अपना मुंह बना लिया, बोली कि मैं बस अपनी खास अदरक ही इस्तेमाल करती हूँ, आप लोगों की दी हुई किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये बात सुनकर माँ को बुरा लगा था, लेकिन वो खामोश रही थी। फिर माँ ये कहकर चुप हो गई कि शाम को रमेश आएगा तो मैं उससे इस बात का जिक्र करूंगी कि ये लड़की खामखा फिजूल खर्ची करती है, कम से कम वो इसे रोकेगा तो सही, हमारे तो ये हाथ नहीं आती। शाम को रमेश भाई घर आए तो माँ आते ही शुरू हो गई, बेटा तुम अपनी पत्नी को कुछ समझाओ, ऑनलाइन अदरक ऑर्डर कर रही है, कल को टमाटर प्याज भी ऑनलाइन ऑर्डर करेगी तो इतने पैसे कौन भरेगा? कौन सी अदरक? माँ मैंने तो कहीं नहीं देखी, अपनी पत्नी से पूछो ना, उसने कमरे में अदरक मंगवा कर रखी है। अब अगर चीजें मंगवानी ही थी तो मुझसे कह देती, मैं जाकर बाजार से ले आती। ये बात सुनकर भाई ने फीकी सी मुस्कुराहट दी और बोला, माँ मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता, उसकी आदत ऐसी ही है। वो फ्रांस में होते हुए भी हर चीज बाहर से ऑर्डर करती थी। दरअसल ये वहाँ का रिवाज है, सब्जी फल हर चीज बाहर से ऑर्डर की जाती है, तभी तो घरवाले सुकून से रहते हैं। बस इसे भी यही आदत पड़ी हुई होगी, थोड़ा समय आपके साथ रहेगी तो ठीक हो जाएगी, आखिर खून तो इंडियन माँ बाप का ही है। मेरे भाई के चेहरे की तरफ गौर से देखा, मैं तो हैरान ही रह गई थी। भाई का चेहरा उतरा हुआ था, रंग पीला पड़ गया था और ऐसे लगता था जैसे भाई के आधे सर के बाल भी गिर गए हों। मुझे भाई को देखकर बहुत तरस आ रहा था, ऐसा लगता था जैसे भाई बहुत काबिले रहम हो गया हो। भाई आपकी सेहत को क्या हुआ है? मैंने भाई के माथे पर हाथ लगाया तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। ये देखकर मैं भी चौंक गई, भाई क्या हुआ है? आपने हमें बताया भी नहीं कि आप इतने बीमार हैं। भाई ने गुस्से से मेरा हाथ झटका और बोला, तुम लोगों को मेरी इतनी फिक्र नहीं है जितनी तुम लोग जाहिर करते हो। मैं तो इस पूरी दुनिया में अकेला हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, मौत ही मेरे सब मसलों का हल हो सकती है। भाई ये कहकर ऊंची आवाज में मुझे डांटते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं तो हक्का बक्का भाई को देखती ही रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे भाई का ये रवैया बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने माँ को इस बात की शिकायत नहीं की कि क्या पता उन्हें भी अपने बेटे से हजारों गिले शिकवे हों। ये ना हो कि सारा मसला पत्नी पर गिरे तो वो बेचारी भी मायूस हो जाए। लेकिन फिर एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने हम सबको और ज्यादा शक में डाल दिया। हुआ कुछ यूं कि अगली सुबह जब मैं भाभी के कमरे के दरवाजे पर गई तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी, ऐसा लगता था जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। मैंने दरवाजा जोर से बजाया, भाई की मरी मरी सी आवाज आई, अंदर आ जाओ, अंजना मैं जाग रहा हूँ। मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। हालांकि भाई भाभी के दरवाजे पर हमेशा कुंडी लगी रहती थी, लेकिन आज मैंने देखा भाई दरवाजा खोलकर ही लेटे हुए थे। मेरी नजर भाई पर पड़ी तो कलेजा मुंह को आ गया, उनकी आंखें सूजी हुई थी, लगता था जैसे वो बहुत बीमार है। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ है भाई, आप अपनी बीमारी का हमें बताते क्यों नहीं? चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, माँ को भी बताती हूँ, आप तैयार हो जाएं, आपकी बुरी हालत है। मैंने भाई से कहा तो भाई और गुस्सा हो गए, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर जाओ, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं बस ठीक हूँ। अगर तुम मुझे सूप बनाकर दे दोगी तो मैं और भी अच्छा हो जाऊंगा। और हाँ, माँ को मेरे कमरे में भेज देना, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने जाकर माँ को सारी बात बताई। माँ भी भैया के कमरे में चली गई, मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई, पर भैया ने मुझे बाहर जाने का हुक्म दे दिया। मैं मजबूरन बाहर चली आई क्योंकि वो मेरे सामने बात नहीं करना चाहते थे। मैं बाहर से देख रही थी। मैंने नोट किया था कि मेरे भाई की बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने अपने बेटे को तसल्ली दी और फिर कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे, आंखों में आंसू थे, वो बहुत तकलीफ में लग रही थी। वापस आकर माँ ने भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं तो बस परेशान हुई पागलों की तरह देखती ही रह गई थी। अब मुझे बाबा के आने का इंतजार था। शाम को बाबा आए तो मैंने उन्हें भी बता दिया कि भाई और माँ के बीच में कोई बात हुई है, लगता है कि परेशानी वाली बात है, लेकिन ना ही मुझे माँ ने कुछ बताया है और ना भैया बता रहे हैं। अब आप माँ से खुद ही पूछ ले कि क्या मामला हुआ है, इतनी परेशानी क्या है जो मुझे कोई सबूत नहीं बता रहा।
बाबा माँ के कमरे में चले गए। मैं बाहर चाय बनाने लगी, तभी मुझे भाई के कमरे में हल्की हल्की चीखों और सिसकियों की आवाज आई। अब की बार मेरे दिल में कुछ शक सा हुआ था, क्योंकि वो चीखे किसी और की नहीं, लगता था जैसी औरत की हो। पर भैया और भाभी के कमरे में भला उन दोनों के अलावा तीसरा कोई हो सकता था? हरगिज नहीं। यही सोचकर मैं उनके कमरे की तरफ चल पड़ी। हल्की हल्की चीखों की आवाज मुझे अभी भी आ रही थी। मैं कमरे के अंदर तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये बात संस्कारों के खिलाफ थी। लेकिन मैं जैसे ही खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई तो चीखों की आवाज में बढ़ोतरी होती गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने खिड़की का पर्दा हल्का सा खिसकाया और अंदर देखने लगी। पर अंदर का मंजर देखते ही मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक दिन ये मंजर भी देखना पड़ेगा। गुस्से से मेरा खून खोलने लगा। मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। मैं ये भी समझ गई थी कि भाभी कमरे का दरवाजा बंद क्यों रखती है, भाभी के चिड़चिड़ेपन की क्या वजह है, और मेरा भाई क्यों कमजोर होता जा रहा है। मैं बाहर आई तो मेरे दिमाग में हजारों ख्यालात चल रहे थे। मैंने सोच लिया कि ये बात मैं अपने बाबा को बताऊंगी, वरना और कुछ नहीं हो सकेगा। अगर बाबा इस वक्त हमारा साथ न देते तो हम तो भाभी का मुकाबला करने के भी काबिल नहीं थे। मैंने माँ बाबा के कमरे में जाकर बाबा को ये सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर बाबा का भी गुस्से से बुरा हाल था। कहने लगे, बेटा मैंने तो इस तरह से सोचा भी नहीं जो तुम बता रही हो। वो तो वाकई काबिल एतराज बात है, और इस बात पर हमारा हक बनता है कि हम अपने बेटे का साथ दें। बाबा ने मुझे ये भी कहा कि तुम अपनी भाभी को किसी भी तरीके से इस बात की खबर ना होने देना कि हमें ये सब बात पता है, और हम जो आगे करने जा रहे हैं इस बारे में भी इस औरत को नहीं बताना। मैंने बाबा की बात को सख्ती से माना था। मैं अपने कमरे में आ गई और आकर सोचने लगी कि सुबह का दिन कैसे गुजरेगा, मैं भाभी से क्या क्या बातें करूंगी, और बाबा की कई बातों पर अमल करते हुए मुझे सब लोगों को घर से बाहर लेकर जाना था। सुबह हुई तो मैं नाश्ते की मेज पर आई। भाभी और भैया भी सामने मेज पर बैठे थे। भैया की हालत रहम के काबिल थी। मैंने देखा उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी और वो इस कदर मुरझाए हुए थे कि ऐसा चेहरा मैंने उनका इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। मैंने भैया को नाश्ता बना कर दिया। भाभी मेरी तरफ तंज भरी नजरों से देखने लगी। बोली कि आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है। मैंने चौंक कर भाभी की तरफ देखा। दिल में सोचा कि कहीं इनको मेरे प्लान के बारे में खबर तो नहीं हो गई। मैंने पूछा तो वो कहने लगी, अब मैं और रमेश दूसरे घर में रहने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस घर में हमारी किसी को जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, ऐसा तो मत कहें, हमारा एक ही भाई है। आप हमारी इकलौती भाभी हैं, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। अगर आप भी चली जाएंगी तो इस घर की रौनक ही छिन जाएगी। मेरी बात सुनकर भाभी एक बार फिर हंसी और बोली, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जितनी मर्जी बातें करो, रमेश मेरे साथ ही जाएंगे और हम लोग एक अलग घर में रहेंगे। भाभी जैसे आपकी मर्जी, हम आपको रोक तो नहीं सकते, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक हफ्ता इधर ही रह लें, हमें अपनी सेवा का मौका दें। आपके जाने के पहले मैं आपकी बड़ी सी दावत करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, हम जब दूसरे घर में जाएंगे तो वहां भी दावत होती रहेगी। तुम इस चीज की हरगिज फिक्र नहीं करना। भाभी ने उंगलियां नचाते हुए कहा था। मुझे लगा जैसे उन्हें मेरे प्लान की खबर हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दिन के 12 बजते ही मैंने माँ से कहा कि हमें उर्मिला की शादी पर जाना है। वाकई में हमारे मोहल्ले में ही उर्मिला का घर मौजूद था जहाँ पर हमें शादी में जाना था। मैंने ऐसे वक्त पर बताया था कि जब भाभी तैयार भी ना हो सके। उन्हें हमेशा तैयारी में ज्यादा वक्त लगता था। वो 2 से 3 घंटे तो सिर्फ कपड़ों के चुनाव में ही लगा देती थी। मैंने उनसे कोई बात नहीं की थी। उन्हें भी मोहल्ले की शादी अटेंड करने का कोई शौक नहीं था। कोई बड़ी शादी होती थी वो चली जाती थी। अक्सर छोटी मोटी शादियों और घर में होने वाले फंक्शन को वो इतना पसंद नहीं करती थी। मैंने भैया से कहा कि आप भी चलें। भैया कहने लगे कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं कि मैं घर से 1 इंच भी बाहर चल सकूं। मैंने भैया की बड़ी मिन्नत की, क्योंकि बाबा का सख्ती से आदेश था कि घर में सिर्फ भाभी को ही रहना चाहिए। घर का और कोई सदस्य अंदर नहीं रहेगा, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने भैया को बड़ी मुश्किल से मनाया, उनको अपने हाथों से तैयार किया। माँ तो पहले ही इस प्लान में शामिल थी। हम सब लोग अपने घर से बाहर उर्मिला की शादी में आ गए थे। शादी में हमसे बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछी थी कि हमारी भाभी किस देश से है। माँ बड़े इतराते हुए बताती कि मेरी बहू फ्रांसीसी है, बहुत ही खूबसूरत है। आप घर आएंगी तो मैं आपको अपनी बहू के बारे में और भी बताऊंगी। मैं माँ को इन सब हरकतों से मना करती थी, क्योंकि भाभी इतनी खास नहीं थी जितनी की माँ को लगती थी, और मैं किसी सूरत में भी अपने मोहल्ले में बदनामी नहीं चाहती थी कि हमारी बहू ऐसी या वैसी है। माँ ने तो उन्हें नुमाइश का टुकड़ा ही समझ रखा था। जबकि मैं बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद भाभी ने हमारे घर से चले जाना था और हम हमेशा हमेशा के लिए अकेले हो जाते।
मेरी आंखों के सामने अभी भी उस रात का मंजर घूम रहा था जब मैंने भाभी को खुद भाई को तकलीफ देते हुए देखा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई पति अपनी पत्नी के सामने इतना भी बेबस हो सकता है, जबकि भाभी ने तो हमसे कहा था कि वो उन सफेद शॉपर में अदरक मंगवाती है, अपनी नाभि में रखती है, पर आज जो मैंने देखा था वो उससे बिल्कुल अलग था। भाभी अपने पति को तकलीफ पहुंचा रही थी। भाई उनसे रोते हुए अदरक के वो टुकड़े मांग रहे थे, जबकि भाभी उन्हें हवा में लहरा लहरा कर तरसा तरसा कर वो सफेद पुड़ियां दे रही थी। लगता था जैसे भाभी भगवान बन गई हो। वो भाई की बेबसी का खूब मजाक उड़ाती। गुस्सा तो मुझे उस वक्त आया जब उन्होंने भाई के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैं तो ये देखकर रोने वाली थी, लेकिन उस वक्त मैंने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू किया था। भाई भाभी का थप्पड़ खाकर भी खामोश रहे थे। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उठकर भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें सबक सिखा सकते। जब मैंने ये बात बाबा को बताई तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया था। बाबा कहने लगे, बेटी, हमारा बेटा बिना वजह इस हालत को नहीं पहुंचा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी कहानी होगी और हम इस कहानी की तह तक पहुंचकर रहेंगे। फिर उन मुजरिमों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे जिन्होंने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। बाबा मेरे पुलिस में काम करते थे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे बेटियों को बहादुरी, सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी, लेकिन कभी भी बाबा ने किसी पर जुल्म करने की हमें इजाजत नहीं दी थी। इसलिए मेरा भाई आज इस हालत में पहुंचा हुआ था कि भाभी उस पर जुल्म करती और वो खामोश रहता था, जबकि भाभी ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला हुआ था। खैर से आज रात फैसला हो जाना था। हमें शादी में आए हुए 5 घंटे गुजर चुके थे। मेरे भाई की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें चक्कर आने लगे, उल्टी भी महसूस हो रही थी। भाई ने कहा कि इस वक्त हमें घर चले जाना चाहिए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे अपने कमरे में जाना है। भाई बार बार जिद कर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खाना और पानी उन्हें पिलाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। मेरे घर के बाहर ताला लगा हुआ था, घर को सील कर दिया गया था। मैंने बाबा को फोन किया तो बाबा ने जो बात बताई उसने मुझे हैरान और परेशान करके रख दिया था। घर में तो भाभी का नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर के बाद बाबा घर आ गए। उन्होंने घर की सील को खोलने से मना कर दिया। कहा कि हम अभी तुम्हारी बुआ के घर जाएंगे, रात को वहीं रहेंगे, तुम लोगों ने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मेरा भाई बेचैन हो रहा था, बार बार अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन बाबा ने भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। थोड़ी देर में हम बुआ के घर पहुंच गए। वहां जाते ही भाई जमीन पर ढह गया। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। बाबा ने मुझसे कहा कि इसे हनुमान चालीसा सुनाओ, नशे के बगैर इसकी हालत खराब हो रही है। अगर इसे नशा मिलता रहता तो शायद इसकी यह हालत ना होती, लेकिन अब इसका जिस्म नशे का आदी हो चुका है और इसी बात का तो उस लड़की ने फायदा उठाया है। वो तुम्हारे भाई को इसी वजह से मारती थी, क्योंकि एक चीज का इंसान जब आदी हो जाता है तो फिर उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करता है, और इसी बात का तो सूजी फायदा उठा रही थी। मैं जानता था कि मेरा बेटा बिना वजह किसी से थप्पड़ नहीं खा सकता। मेरे बेटे की यही तो मजबूरी थी। उसके लिए सूजी की दी हुई सफेद अदरक वाली पुड़ियां से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं रह गया था। अदरक वाली उन पुड़ियों का हिसाब तो मैंने कर लिया है। तुम्हारी भाभी जो नशा मंगवाती थी उसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद है, और इसी नशे की भेंट वो बाकी सोसाइटी को भी चढ़ाना चाहती थी। तभी वो अलग घर की तगद्दो कर रही थी, पर शुक्र है कि हम लोगों ने अपने बेटे को अलग घर में जाने नहीं दिया, वरना न जाने हमारे बेटे पर भी इल्जाम आता और आज हम भी जेल में बैठे होते। बाबा की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई। हमारी उस फ्रांसीसी चुड़ैल से जान छुड़ाई जा चुकी थी, लेकिन भाई का इलाज अब भी हो रहा है, और भाई को इलाज के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, जो कि मैं और मेरी माँ तो दे रही है, लेकिन पत्नी का दिया दर्द शायद हम दूर नहीं कर पा रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि उस ईश्वर से मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर दें, ऊपर वाला मेरे भाई को सब्र दे दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।